हेलो बच्चों। आज हम क्लास फिफ्थ की इंग्लिश की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है संतूर, उसका यूनिट 2 माय कलरफुल वर्ल्ड का जो चैप्टर नंबर 3 में पोयम दी है द रेनबो, उसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। बच्चों ये इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हमने इस पोयम को पढ़ना सिखाया है, साथ में ही इसका मतलब बता रखा है। आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपसे रिलेटेड हम जब भी कोई नई और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में बच्चों यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, 4 क्वेश्चंस दिए हैं, इनका आंसर हमें लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड बो यूज्ड इन द पोयम। इस पोयम में एक वर्ड आया है जो कि है बो, तो हमें इसका मतलब बताना है। तो बच्चों हम इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि द वर्ड बो मीन्स द रेनबो। यहाँ पे जो बो वर्ड आया है वो रेनबो यानी कि इंद्रधनुष के लिए आया है। अ कर्व्ड आर्क ऑफ 7 कलर्स दैट अपीयर्स इन द स्काई आफ्टर रेन। और वो रेनबो होता क्या है? वो एक कर्व्ड आर्क होती है, ऐसे कर्व की शेप में आर्क होती है, और उसमें कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। और ये स्काई में, आसमान में कब दिखती है? आफ्टर रेन दिखती है। तो मतलब जो बो है वो इंद्रधनुष के लिए, रेनबो के लिए यूज हुआ है। और रेनबो क्या होता है? एक कर्व्ड आर्क होती है जो कि 7 कलर से मिलकर के बनी होती है, और ये बादल में बारिश के बाद दिखती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रिज डज द पोइट लाइक मोर एंड वाई। बच्चों इस पोयम में कुछ ब्रिजेस मेंशन किए गए हैं, तो पोइट को ज्यादा कौन सा ब्रिज पसंद आया और क्यों पसंद आया? तो अगर आप सबने ये पोयम पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे ब्रिजेस के बारे में बताया हुआ था। तो कौन सा ब्रिज पोइट को ज्यादा पसंद आता है? उसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं कि द पोइट लाइक द रेनबो ब्रिज मोर बिकॉज इट इज नेचुरल, कलरफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मैजिकल, स्ट्रेचिंग फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई। तो जो पोइट था जिसने ये पोयम लिखी है, उसे रेनबो ब्रिज ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि जो रेनबो ब्रिज है वो नेचुरल है, बहुत सारे कलर से बना है, 7 कलर से बना है, तो कलरफुल भी है, वो बहुत ही सुंदर है। इतना सुंदर है कि वो ऐसा जादुई लगता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि वो रियल में कोई चीज है, वो एकदम मैजिकल लगती है। और वो ब्रिज जो है वो अर्थ से लेकर के स्काई तक बना हुआ है, ऐसा लगता है कि वो अर्थ को स्काई से जोड़ रहा है, और इस तरीके का वो ब्रिज है। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो पॉइंट है उसे रेनबो ब्रिज सबसे ज्यादा पसंद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड दीज इज यूज्ड फॉर डिफरेंट थिंग्स इन द स्टैंजा 1 एंड 2। व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच दीज हैज बीन यूज्ड इन ईच स्टैंजा। बच्चों जो पोयम में पैराग्राफ होता है ना, उसे हम स्टैंजास कहते हैं, स्टैंजा कहते हैं। तो हम यहाँ पोयम में देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 स्टैंजास दिए हुए हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 पैराग्राफ में ये पोयम दी है। एक ये पैराग्राफ हो गया, एक फर्स्ट स्टैंजा ये हो गया, और सेकंड स्टैंजा ये हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है कि जो दीज वर्ड है वो स्टैंजा 1 और स्टैंजा 2 दोनों में यूज हुआ है, और दोनों में इसका मतलब अलग अलग था, ये डिफरेंट थिंग्स के लिए यूज हुआ है। तो आप क्या बता सकते हैं कि हर स्टैंजा में जो दीज वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ है? तो हम इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि इन स्टैंजा 1, स्टैंजा फर्स्ट में जो दीज वर्ड है वो बोट्स और शिप्स के लिए यूज हुआ है, और स्टैंजा 2 में दीज वर्ड्स जो है वो ब्रिजेस ऑन द रिवर के लिए यूज हुआ है, उन ब्रिजेस के लिए यूज हुआ है जो कि रिवर के ऊपर बने होते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो बच्चों इन क्वेश्चन आंसर्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बाद में आप इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमें ट्रू फॉल्स दिया है। हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट है इनमें से कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट है कि जो शिप होती है वो रिवर पर सेल करती है, यानी कि चलती है। सेल का मतलब होता है पानी पर किसी चीज का चलना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि शिप सेल ऑन द रिवर, जो शिप्स होती हैं वो रिवर पर सेल करती है। तो ये स्टेटमेंट बच्चों फॉल्स है। जो शिप्स होती हैं वो रिवर पर ना सेल करके सीज में सेल करती हैं, यानी कि समुद्र में चलती हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला है बोट सेल ऑन द सी, जो बोट्स होती हैं वो सी में सेल करती हैं। तो नहीं बच्चों, जो बोट्स होती हैं बहुत छोटी होती हैं और ये रिवर्स पे सेल करती हैं, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिजेस आर बिल्ट ऑन द रिवर। जो ब्रिजेस होते हैं, जो पुल होते हैं वो रिवर के ऊपर बनाए जाते हैं। तो हाँ बच्चों ये स्टेटमेंट सही है, तो हमने यहाँ पे ट्रू लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ से लेकर के स्काई तक एक रोड बनाई जा सकती है। तो बच्चों ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एक रोड जो होती है वो अर्थ से लेकर स्काई तक नहीं बनाई जाती है, बल्कि वो जमीन पे बनाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, तो हमने यहाँ पे फॉल्स लिख दिया।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने इसे अपनी बुक में फिल कर लिया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे हमें थिंक एंड डिस्कस के क्वेश्चंस दिए हैं, चलिए इन्हें पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेज इन विच यू कैन क्रॉस अ रिवर? वो कौन कौन से तरीके हैं, वेज का मतलब होता है तरीके, तो कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप एक रिवर को क्रॉस कर सकते हो, एक नदी के पार जा सकते हो? तो बच्चों हम एक रिवर को बोट की हेल्प से क्रॉस कर सकते हैं या ब्रिजेस की हेल्प से क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे ब्रिजेस बने होते हैं ना रिवर के ऊपर, तो हम इन ब्रिजेस का यूज करके भी रिवर को क्रॉस कर सकते हैं। अगर रिवर कुछ ज्यादा ही बड़ी है तो हम शिप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर रिवर पतली है, छोटी सी है, तो हम वहां पे स्विम करके भी उसे क्रॉस कर सकते हैं। तो हम इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि आई कैन क्रॉस अ रिवर बाय यूजिंग ब्रिजेस, अ बोट, अ शिप और बाय स्विमिंग इफ इट इज सेफ। कि मैं रिवर को इन तरीकों से क्रॉस कर सकता हूँ, या तो मैं ब्रिजेस का यूज कर सकता हूँ या बोट का या फिर शिप का, और स्विम करके भी जा सकता हूँ अगर वो सेफ है तो। बच्चों पहाड़ों पे ऐसा होता है ना कि नदियां कहीं कहीं ना बहुत संकरी हो जाती हैं, बहुत पतली हो जाती हैं, और नीचे वहां पे बड़े बड़े पत्थर पड़े होते हैं। तो ऐसी जगह पर हम नदी को वॉक करके भी क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, तो हम आराम से वहां एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, वो कम गहरी होती है। और अगर वो थोड़ी-सी गहरी है, तो हम स्विम करके भी क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही संकरी होती है, बहुत ही नैरो होती है। तो हम इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि अगर सेफ है तो हम स्विमिंग करके भी क्रॉस कर सकते हैं, अदरवाइज ब्रिज, बोट और शिप्स तो है ही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन अ रेनबो? क्या कभी आपने रेनबो देखा है? रियल लाइफ में या देखा हो या फिर पिक्चर्स में देखा हो, दोनों बता सकते हो आप। अगर आपने रियल लाइफ में देखा है तो आप बता सकते हो कि हाँ मैंने रेनबो को रियल लाइफ में देखा है, कि यस आई हैव सीन अ रेनबो इन रियल लाइफ। और अगर आपने पिक्चर्स में देखा है तो आप बता सकते हो कि यस आई हैव सीन अ रेनबो इन पिक्चर्स। तो ये आप पर डिपेंड करता है बच्चों। अगर आपने रेनबो रियल लाइफ में देखा है तो यहाँ आप रियल लाइफ लिख देंगे, और अगर पिक्चर्स में देखा है तो आप पिक्चर्स लिख देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, हाउ डिड यू फील? कि आपको उस समय कैसा लगा था? तो बच्चों रेनबो जो होता है बहुत ही कलरफुल होता है, तो हमने जब उसे देखा तो इट लुक्ड वेरी कलरफुल एंड मैजिकल। तो बहुत ही कलरफुल और मैजिकल लग रहा था कि हाय आसमान में इतने सारे रंग किसने भर दिए हैं, इतना सुंदर, इतना कलरफुल, ये इतना जादुई, ये क्या है ना? इस तरीके से हमें देख करके बहुत ही अच्छा लगा होगा। एंड इट मेड मी फील, और इससे मुझे कैसा फील हुआ होगा, हैप्पी और एक्साइटेड। मैं खुश भी हुआ हूँ, मैं उसको देख के बहुत ही खुश भी हुआ था, और साथ में बहुत ही एक्साइटेड हुआ था कि वाओ कितने सारे कलर्स हैं आसमान में, कैसा मैजिकल सा चीज बनी हुई है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू कुड वॉक ऑन अ रेनबो, अगर आप एक रेनबो पर चल पाते, वॉक कर पाते, तो आपको क्या लगता है, वेयर डू यू थिंक इट वुड टेक यू? आपके हिसाब से वो रेनबो आपको कहाँ लेकर के जाता? आप अगर उस पे चलते जाते तो आप कहीं पहुंच जाते ना, तो कहाँ पहुंच सकते थे, उसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं कि इफ आई कुड वॉक ऑन अ रेनबो, अगर मैं एक रेनबो पर चल सकता, तो आई थिंक इट वुड टेक मी टू द स्काई। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे आसमान में लेकर के चला जाता, अमंग द क्लाउड्स, बादलों के बीच लेके चला जाता, एंड मे बी टू अ ब्यूटीफुल ड्रीमी वर्ल्ड फुल ऑफ कलर्स एंड हैप्पीनेस। और हो सकता है कि वो मुझे एक ऐसी दुनिया में लेके चला जाता जो कि सपनों की दुनिया होती, जहां बहुत सारे रंग होते और बहुत सारी खुशियां होती। तो हो सकता है अगर मैं रेनबो पर वॉक करता, तो मैं हो सकता है आसमान में पहुंच जाता, या फिर क्लाउड्स के बीच पहुंच जाता, या फिर एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता जो कि सपनों की दुनिया होती, रंगों से भरी होती और बहुत सारी खुशियों से भरी होती। तो हम इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से करने आ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। लेट अस लर्न, रीअरेंज द वर्ड ऑफ ईच वर्ड्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द पोयम, राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो बच्चों यहाँ पे हमें ना कुछ जम्बल तरीके से ना वर्ड्स दिए हुए हैं, इनका कुछ मतलब नहीं होता, और इनको पढ़ना भी थोड़ा सा अजीब सा है, पता नहीं क्या दिया हुआ है। तो हमें ये बोला है कि रीअरेंज करके हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, और वो वर्ड हमारा पोयम में ही आ रहा है। तो हमें इनको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, और यहाँ पे जो जगह दी है उसमें उस वर्ड को लिखना है। जैसे इन्होंने पहला जो वर्ड था इसे रीअरेंज करके वर्ड बना दिया सेल, जिसका मतलब होता है पानी के ऊपर किसी चीज का चलना। ऐसे ही हम नेक्स्ट वर्ड बना सकते हैं रिवर, RIVER। हम यहाँ देख सकते हैं ना, एक आर का यूज किया हमने यहाँ पे, फिर आई का किया, फिर वी का किया, फिर ई का किया और फिर आर का किया, और ये रिवर बन गया। ऐसे ही इसको रीअरेंज करके मैं SEA बना सकती हूँ। इस वर्ड को अगर मैं रीअरेंज करूँ तो मैं बना सकती हूँ CLOUD,
क्लाउड्स। तो बच्चों हमें ना ऐसा नहीं है कि हमें पहले लास्ट वाला वर्ड लिखना है, फिर बीच वाला लिखना है, फिर आगे वाला लिखना है, ऐसा नहीं है। हमें इन्हें कहीं से भी हम कोई सा भी अल्फाबेट पिक कर सकते हैं और उनको फिर रीअरेंज करके हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। और वो जो अल्फाबेट होंगे वो इसी में आने चाहिए। तो आई होप आपको जम्बल वर्ड्स करने आते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक बार समझा दिया। अगर मैं इसे रीअरेंज करूं तो ये बन सकता है BRIDGES, ब्रिजेस बन सकता है। तो हमने यहाँ पे ब्रिजेस लिख दिया। इसे रीअरेंज करके हम HEAVEN, हेवन बना सकते हैं। इसे रीअरेंज करके हम OVERTOPS, ओवरटॉप्स बना सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इसे किस तरीके से करना है। इसे हम रीअरेंज करके BOW, बो बना सकते हैं। और इसे रीअरेंज करके ROAD, रोड बना सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से करने आ गए होंगे और अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें बोला है वर्क इन पेयर्स। हमें पेयर्स में ये गेम खेलना है। वन ऑफ यू मूव अ फिंगर अराउंड इन द सर्कल। एक बच्चा जो होगा वो इस सर्कल में अपनी फिंगर को इस तरीके से रोटेट करता रहेगा, इस तरीके से घुमाता रहेगा। व्हेन योर पार्टनर सेज स्टॉप, जब आपका पार्टनर स्टॉप बोलेगा तो आप वो जो फिंगर घुमा रहे थे वो फिंगर घुमाना बंद कर दोगे। जैसे इस तरीके से बच्चा वो है फिंगर को रोटेट कर रहा था, उसके पार्टनर ने बोला स्टॉप, तो उसे वहां पे रुकना पड़ेगा। और फिर वो जिस भी सेगमेंट में रुकेगा, जिस भी सेगमेंट में उसकी फिंगर होगी, उस सेगमेंट में जो भी लिखा है उसको वो करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसके क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं। पहला है, अगर आपकी फिंगर यहाँ पे रुक जाती है, यहाँ पे आपसे बोला है प्रोवाइड अ न्यू टाइटल फॉर द पोयम। इस पोयम का कुछ और टाइटल बताओ, इस पोयम का कुछ और नाम लिखो। जैसे इस पोयम का नाम था द रेनबो, तो हम इसका नाम रख सकते हैं द मैजिकल ब्रिज, या फिर कुछ भी आप अपनी मर्जी से इसका नाम दे दोगे। नेक्स्ट है, अगर आपकी फिंगर यहाँ स्टॉप होती है और आपसे बोला जाता है फाइंड टू पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोयम दैट राइम। आपको पोयम में से दो वर्ड्स ऐसे बताने हैं जो कि राइम कर रहे हो। तो बच्चों हम पोयम में देख लेते हैं कि कौन से वर्ड हैं जो राइम कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो दीज है वो सीज के साथ राइम कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे प्लीज वर्ड है वो ट्रीज के साथ राइम कर रहा है। ये सुनने में एक जैसे लग रहे हैं ना, सीज, दीज, प्लीज, ट्रीज। तो हम इनको यहाँ पे लिख लेंगे। फर्स्ट वर्ड था दीज के साथ सीड्स था। सेकेंड वर्ड था प्लीज और इसके साथ था ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपका फिंगर यहाँ रुकता है और आपसे बोला जाता है कि शेयर द इमेज दैट कम्स टू योर माइंड व्हाइल रीडिंग द पोयम। जब आप इस पोयम को पढ़ रहे थे तो आपके दिमाग में कौन कौन सी इमेजेस आई। तो बच्चों मेरे दिमाग में तो सी आया था, रिवर्स आया था। इसके अलावा हमारे दिमाग में बोट्स भी आए। जब इसमें शिप आया तो हमारे दिमाग में शिप की भी इमेज बन गई। फिर रेनबो आया तो रेनबो की इमेज भी बनी, रोड्स की इमेज बनी थी। इसके अलावा हमारे दिमाग में स्काई की इमेजेस भी आई थी और ब्रिजेस बोला था तो ब्रिजेस की इमेजेस भी आई थी। तो आपके दिमाग में जो भी इमेजेस आई थी आप वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड दोज वर्ड फ्रॉम द पोयम विच हैव बीन रिपीटेड। आपको पोयम में वो वर्ड्स बताने हैं जो कि रिपीट हुए हैं। तो बच्चों यहाँ पोयम में सेल वर्ड रिपीट हुआ है, प्रिटियर वर्ड रिपीट हुआ है। इसके अलावा चलिए देखते हैं और कौन से वर्ड रिपीट हुए हैं। यहाँ हम देख सकते हैं ना कि सेल वर्ड रिपीट हुआ था, सेल सेल। इसके अलावा यहाँ पे भी सेल आया था। फिर प्रिचियर वर्ड जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ में भी आया है यहाँ पे और यहाँ पर भी आया है। फिर इसके अलावा यहाँ पे ब्रिजेस ब्रिजेस वर्ड भी आया है तो हमने ब्रिजेस भी लिख सकते हैं, ब्रिजेस, हमने ब्रिजेस लिख लिया। इसके अलावा और कोई भी वर्ड अगर रिपीट हो रहे हो तो आप वो भी बता सकते हैं। लास्ट है, नेम अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यू विल यूज इफ यू हैव टू सिंग द पोयम। अगर आपको ये पोयम गानी पड़े तो आप किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। तो हम अपनी मर्जी का किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख सकते हैं। मुझे जो फ्लूट होती है ना उसकी साउंड बहुत ही प्लीजिंग होती है और ये पोयम भी बहुत ही प्लीजिंग है, तो मैं तो फ्लूट का इस्तेमाल यानी कि बांसुरी का इस्तेमाल करूंगी। आप चाहें तो अपनी पसंद के किसी और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। नेक्स्ट है लेट अस लिसन। हमें यहाँ पे बोला है कि सर्कल में बैठ जाइए, फिर आपके टीचर कुछ वर्ड्स बोलेंगे, आपको उसे ध्यान से सुनना है और फिर उसके राइम करते हुए उससे राइम होता हुआ पांच और वर्ड्स बताने हैं। जैसे यहाँ पे दिया है शिप, शिप के जैसा क्या लग रहा है, चिप, ट्रिप, और क्या हो सकता है, डिप,
बच्चों यहाँ पे आप जो राइमिंग वर्ड लिखेंगे ना उसका कुछ मतलब भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी वर्ड लिख दिया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया शेप, चेप, ट्रेप, डेप, लेप, सेप, इन सब के मतलब भी होते हैं। डिप वैसे आप कुछ भी वर्ड्स लिख सकते हैं लेकिन उनका मतलब होना चाहिए, एट द सेम टाइम वो इस वर्ड से राइम करने चाहिए। अब जैसे ट्री का राइमिंग हो सकता है फ्री, थ्री, जैसे बी, सी और मी। ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं जो हम इसमें लिख सकते हैं। बो का हो सकता है लो, लो, वाओ, हाउ, काओ, नाउ। रेन का हो सकता है पेन, गेन, मेन, ट्रेन, चेन। सन का हो सकता है बन, फन, रन, गन और वन। ऐसे सी का हो सकता है बी, की, नी, मी, टी। सेल का हो सकता है मेल, टेल, फेल, नेल और जेल। एंड, सैंड, लैंड, हैंड, बैंड, स्टैंड। नेक्स्ट है स्काई, माई, हाई, फ्लाई, ट्राई, वाई। फार का हो सकता है बार, कार, टार, जार और स्टार। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसे अच्छे से अपनी नोटबुक में कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमें बोला है लेट अस स्पीक रिसाइट द पोएम गिवन बिलो इन थ्री वेज। यहाँ नीचे हमें दो पोएम दी हैं, एक है कलर्स और दूसरी है आछू। हमें इन दोनों पोएम को तीन तरीके से गाना है, तीन तरीके से पढ़ना है। एक बार हमें इसे हैप्पी वॉइस में पढ़ना है यानी कि खुश खुश आवाज में पढ़ना है। एक बार हमें एंग्री वॉइस में यानी कि गुस्से वाली आवाज में पढ़ना है। और एक बार हमें इसे सरप्राइज्ड वॉइस में यानी कि हैरानी भरी आवाज में पढ़ना है। तो आई होप बच्चों आप ये अच्छे से पढ़ लेंगे। मैं आपको इन दोनों पोएम्स में जो वर्ड्स दिए हैं उनको पढ़ना बता देती हूँ और फिर आप इसे हैप्पी, एंग्री और सरप्राइज्ड वॉइस में खुद पढ़ लेंगे। चलिए हम इसे पढ़ते हैं एक बार। मैं इसे नॉर्मल तरीके से ही पढ़ रही हूँ, आपको लेकिन इसे तीन अलग अलग वॉइस में पढ़ना है। कलर्स, यू हैव अ फ्यू crayons, रेड, येलो एंड ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ब्लैक, I have some too. I need a red and you need the black. If we share our crayons, we have a full pack. आई होप बच्चों आपको ये सारे वर्ड्स पढ़ने आ गए होंगे और अब आप इसे हैप्पी, एंग्री और सरप्राइज वॉइस में पढ़ लेंगे। बच्चों ये जो पोयम है ये हमारी जो ग्रेड 3 की यानी क्लास 3 की संतूर की जो बुक है उसमें भी दी हुई है। बच्चों इस पोयम में एक बच्ची है वो कह रही है कि तुम्हारे पास कुछ क्रेयॉन्स हैं, रेड, येलो और ब्लू कलर के, और मेरे पास भी कुछ हैं, ग्रीन, पर्पल और ब्लैक कलर के। मुझे रेड क्रेयॉन चाहिए, वो मेरे पास नहीं है, वो आपके पास है। मतलब एक बच्ची है और एक और बच्चा है। वो जो बच्ची है वो कह रही है कि तुम्हारे पास कुछ क्रेयॉन्स हैं, रेड, येलो और ब्लू कलर के, और मेरे पास भी कुछ क्रेयॉन्स हैं, ग्रीन, पर्पल और ब्लैक कलर के, लेकिन मुझे तो रेड क्रेयॉन चाहिए और आपको ब्लैक क्रेयॉन चाहिए जो कि मेरे पास है। तो अगर हम अपने क्रेयॉन्स को शेयर कर लें, हम अपने क्रेयॉन्स को आपस में बांट लें, तो हमारे पास फुल पैक बन जाएगा, यानी हमारे पास बहुत सारे कलर्स आ जाएंगे और जिसे भी जो कलर चाहिए होगा वो उसका इस्तेमाल कर लेगा। आई होप आप सबने ये पोयम अपनी क्लास 3rd में पढ़ी होगी। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। नेक्स्ट है आछू। Once a mighty elephant got a mighty gold. It went to buy a handkerchief where handkerchiefs were sold. A hanky for an elephant. The salesgirl was surprised. Sorry, sir, but we don't have a handkerchief that size. Achoo, said the elephant and shook its mighty head. Forget about the handkerchief. Give me a sheet instead. ये भी बच्चों हमारी 3rd क्लास की संतूर की बुक में दी हुई पोयम है। यहाँ पे एक एलिफेंट है जो कि बहुत ही बड़े साइज का है। वो एक बार ऐसी शॉप पर जाता है जहां पर हैंकरचीफ बिकती हैं।
क्योंकि उस एलिफेंट को कोल्ड हो रखा होता है। और जब वो सेल्स गर्ल से अपने लिए हैंकी मांगता है तो बहुत ही सरप्राइज हो जाती है। वो कहती है, सॉरी सर, इतने बड़े साइज का हैंकरचीफ तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि एलिफेंट के साइज का तो हैंकरचीफ हम नहीं रखते हैं। इतनी देर में जो एलिफेंट होता है उसे तो कोल्ड हुआ होता है, वो छींक देता है, अच्छू इस तरीके से छींक देता है। और फिर वो बड़ा सा अपना सर हिलाता है, शुक करते हुए कहता है कि हैंकरचीफ के बारे में भूल जाओ, हैंकरचीफ छोड़ो, मुझे एक बेडशीट ही दे दो, क्योंकि मुझे तो बड़े साइज का हैंकरचीफ लगेगा, वो आपके पास है नहीं, तो मुझे एक बेडशीट ही दे दो। तो इस तरीके से ये पोयम यहाँ पे खत्म हो जाती है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। Let us write. The poem Rainbow mentioned boats and ships and their journey across the water bodies. You too may have traveled to different places. Share your experience of traveling to any one place with your class. बच्चों ये जो पोयम है रेनबो, इसमें बोट और शिप की जो जर्नी है अक्रॉस द वाटर बॉडीज यानी कि रिवर में और सी में, उसके बारे में बताया हुआ है। और यहाँ पे आपसे बोला है कि आप भी बहुत सारे अलग-अलग प्लेसेस पर ट्रैवल कर चुके होंगे, आप भी बहुत सारी जगह घूमने गए होंगे, तो आपको किसी अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस के बारे में अपनी क्लास में बताना है। आपको ये आंसर 80 से 100 वर्ड में लिखना है। आपको उस पैराग्राफ में ये पॉइंट्स मेंशन करने हैं कि आपकी जर्नी का समय क्या था, आप कहाँ गए थे, डेस्टिनेशन क्या था आपका, पर्पस क्या था, वहां जाने का, ट्रैवल करने का क्या पर्पस था, आप किसके साथ ट्रैवल करने गए थे, आपको उस जर्नी में क्या चीजें पसंद आई और क्या चीजें जो बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसके अलावा आपने वहां पे कौन सी लोकल डिशेज या कोई लोकल स्नैक्स खाए हो तो उसको भी मेंशन करना है। और इसके अलावा अगर आपने वहां पे कोई मॉन्यूमेंट देखा या कोई लैंडमार्क देखा या कुछ सीनरी देखी तो उसको मेंशन करना है। तो इसका आंसर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आप जहाँ कहीं भी घूमने गए थे उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक सैंपल आंसर लिख रखा है, चलिए देखते हैं। ये आगरा के विजिट के बारे में है। हमने इस तरीके से लिखा है कि लास्ट मंथ, पिछले महीने, हमसे टाइम बोला था ना तो हमने टाइम भी मेंशन कर दिया। आई वेंट टू आगरा विद माई पेरेंट्स ड्यूरिंग माई स्कूल हॉलीडेज। मेरे स्कूल की जब छुट्टियां थी तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ आगरा गया था। द पर्पस ऑफ आवर ट्रिप वॉज टू सी ताजमहल। हमसे पूछा था ना कि पर्पस क्या था, तो हमारा जो पर्पस था इस ट्रिप का वो ये था कि हम ताजमहल देखना चाहते थे, जो कि वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, यानी कि ये जो दुनिया के 7 अजूबे हैं उनमें आता है। आई एंजॉयड द जर्नी विद माई पेरेंट्स एंड यंगर सिस्टर। इसमें आपसे पूछा था ना कि आप किसके साथ गए थे, तो मैं अपनी जर्नी पे अपने पेरेंट्स के साथ और अपनी छोटी बहन के साथ गया था। फिर आपसे पूछा था कि इस जर्नी में आपको क्या चीज पसंद आई और क्या चीज नहीं पसंद आई, तो हमने लिखा है आई लाइक द ब्यूटीफुल मार्बल वर्क ऑफ द ताजमहल। मुझे ताजमहल का जो सुंदर सुंदर मार्बल पे काम किया हुआ था वो बहुत ही पसंद आया। बट आई डिडंट लाइक द हैवी क्राउड्स ड्यूरिंग माई ट्रेवल। लेकिन मुझे यहाँ पे जो बहुत भीड़ थी, क्राउड का मतलब होता है भीड़, तो यहाँ पे जो भीड़ थी मुझे वो नहीं पसंद आई। फिर आगे आपसे पूछा था कि आपने कोई लोकल डिश या स्नैक्स खाया है, तो हाँ, वी ऑल्सो टेस्टेड द फेमस आगरा पेठा। आगरा के जो पेठे हैं जो कि बहुत ही फेमस है, हमने उसे खाया, विच वॉज अ स्वीट एंड डिलीशियस, जो कि बहुत ही मीठा था और बहुत ही डिलीशियस था। फिर आपसे पूछा था कि क्या आपने वहां पे कोई मॉन्यूमेंट देखा या कुछ देखा ऐसा, तो हाँ, तो इसमें हमने लिखा है कि वी ऑल्सो विजिटेड द आगरा फोर्ट एंड द इतमाद उद दौला विच वॉज वेरी इम्प्रेसिव। कि हाँ, मैंने आगरा ट्रिप में फिर ताजमहल देखने के बाद आगरा का फोर्ट देखा था और इतमाद उद दौला देखा था, जो कि बहुत ही इम्प्रेसिव था। इट वॉज अ वंडरफुल ट्रिप। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही वंडरफुल ट्रिप थी। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर लिख दिया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप भी इसे अपनी नोटबुक में कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमें दिया है अ वर्ड जॉइन्स अ फ्रेंड वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड। अगर एक वर्ड को हम एक फ्रेंड वर्ड के साथ जोड़ देते हैं तो एक नया शब्द बन जाता है। तो हमें यहाँ पे एक इनकम्प्लीट सी टेबल दी है, हमें उस वर्ड में एक फ्रेंड वर्ड को जोड़ के नया वर्ड बनाना है। जैसे यहाँ पे इन्होंने रेन के साथ गो को जोड़ के रेनबो बनाया है, ऐसे हम टी के साथ कप को जोड़ के टी कप बना सकते हैं। रिस्ट के साथ अगर हम वॉच को जोड़ दें तो रिस्ट वॉच बन जाएगा, यानी कि हाथ में पहनने वाली जो घड़ी होती है वो बन जाएगी। आम के साथ अगर हम चेयर लगा दें तो आम चेयर बन जाएगी। जो ऐसी कुर्सी जिसपे यहाँ पे हाथ रखने के लिए बना होता है ना, इसे आम चेयर कहते हैं। फिर अगर मैं अर्थ के साथ वॉर्म जोड़ दूं तो अर्थ वॉर्म बन जाएगा। अगर हम सन के साथ फ्लावर को जोड़ते हैं तो हमारा सनफ्लावर बन जाता है। ऐसे अगर हम टेबल के साथ क्लॉथ को जोड़ते हैं तो हमारा टेबल क्लॉथ बन जाता है।
यानी कि टेबल पे डालने वाला कपड़ा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे वर्ड्स बना लिए। आगे है नोट के साथ बुक को जोड़ के नोटबुक बन गया। ईयर के साथ अगर हमने रिंग जोड़ दिया तो ईयर रिंग बन गया। और टूथ के साथ अगर मैं पेस्ट वर्ड को जोड़ देती हूँ तो टूथपेस्ट बन जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो वर्ड्स दिए थे उसको फिल कर लिया है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। द फॉलोइंग वर्ड्स आर बोथ नाउन्स एंड वर्ब। यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं जो कि दोनों है, नाउन भी है और वर्ब भी है। नाउन मतलब ये किसी चीज का नाम भी होता है और वर्ब मतलब ये काम भी है। तो हमें यहाँ पे जितने भी वर्ड्स दिए हैं इनसे दो दो सेंटेंस बनाने हैं। एक बार हमें इसे एज अ नाउन यूज करना है और एक बार इसे एज वर्ब यूज करना है और इसे हमें अपनी नोटबुक में करना है। तो चलिए हम इसका आंसर कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है कि मैं इसे दो सेंटेंसेस यहाँ पे लिख पाऊँ। जैसे कट के लिए मैं एक बार नाउन की फॉर्म में और एक बार वर्ब की फॉर्म में लिख पाऊँ, तो मैं इसको अलग से लिख देती हूँ और आप भी इसे अपनी नोटबुक में ही करेंगे। तो हमने कट का सेंटेंस बनाया। द कट ऑन माई फिंगर इज वेरी स्मॉल। मेरी फिंगर में जो कट लगा है वो बहुत ही छोटा है। और एज अ वर्ब हमने बनाया प्लीज कट द पेपर विद द सीजर। प्लीज इस पेपर को सीजर की मदद से कट कर दो। तो यहाँ पे कट जो है वो वर्ब की तरह यूज हुआ है, काम की तरह यूज हुआ है, जबकि यहाँ पर चोट के लिए यूज हुआ है, एज अ नाउन यूज हुआ है। नेक्स्ट है बैट। बैट का हमने जब नाउन की फॉर्म में सेंटेंस बनाया तो हमने लिखा ही हिट द बॉल विद हिज न्यू बैट। उसने उस बॉल को अपने नए बल्ले से हिट किया यानी कि मारा। तो यहाँ पे बैट का मतलब बल्ला हो गया यानी कि जिससे हम खेलते हैं क्रिकेट। और यहाँ पे वर्ब में हमने यूज किया है शी कैन बैट वेरी वेल इन क्रिकेट। यहाँ पे बैट का मतलब बल्लेबाजी करना हो गया। बल्लेबाजी करना मतलब जब बैटिंग करते हैं ना तो उसे बैट करना कहते हैं। तो यहाँ पे ये वर्ब हो गया। नेक्स्ट है पिक्चर। द पिक्चर ऑन द वॉल इज वेरी ब्यूटीफुल। इस वॉल पे जो पिक्चर लगी है वो बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पे पिक्चर का मतलब तस्वीर हो गया, एज अ नाउन यूज हो गई है। और यहाँ लिखा है हमने आई कैन पिक्चर द सीन क्लियरली इन माई माइंड। यहाँ पे पिक्चर का मतलब इमेजिन करना हो गया। मतलब मैं इस सीन को बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में इमेजिन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। नेक्स्ट है क्राई। द बेबीज लाउड क्राई वोक मी अप। बच्चे का जो तेज तेज रोना था उसने मुझे उठा दिया। और यहाँ पे डू नॉट क्राई ओवर द स्मॉल प्रॉब्लम्स, कि छोटी छोटी बातों पर मत रो। तो यहाँ पे जो क्राई है वो एज अ नाउन यूज हुआ है और यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हुआ है। फिल्टर। द वाटर फिल्टर्स कीप द वाटर क्लीन। जो वाटर फिल्टर है वो पानी को साफ रखता है। यहाँ पे वाटर फिल्टर जैसे आरओ वगैरह लगे होते हैं ना हमारे घर में, तो उसकी बात हो रही है। और यहाँ नेक्स्ट लिखा है प्लीज फिल्टर द जूस बिफोर सर्विंग, कि जूस को सर्व करने से पहले फिल्टर कर दो यानी कि छान दो। यहाँ पे फिल्टर वर्ड जो है वो एज ए नाउन यूज हुआ है। नेक्स्ट है डांस। द डांस वॉज फुल ऑफ एनर्जी एंड जॉय। वो जो नृत्य था, वो जो डांस था वो एनर्जी से और खुशियों से भरा हुआ था। वर्ब के फॉर्म में हमने लिखा है दे विल डांस एट द स्कूल फंक्शन। वो लोग स्कूल फंक्शन में डांस करेंगे। तो यहाँ पे डांस जो है एज अ वर्ब यूज हुआ है। प्लांट के लिए हमने यहाँ पे सेंटेंस बनाया कि दिस प्लांट हैज ग्रीन लीव्स एंड फ्लावर। इस प्लांट में ग्रीन लीव्स और फ्लावर है। यहाँ पे प्लांट का मतलब पौधा हो गया। और यहाँ पे है वी विल प्लांट ट्रीज इन द गार्डन। यहाँ पे प्लांट का मतलब लगाना हो गया, पौधों को लगाना भी प्लांट करना कहलाता है। फिर नेक्स्ट है पेंट। द वॉल नीड्स अ फ्रेश कोट ऑफ पेंट। वॉल को एक फ्रेश कोट ऑफ पेंट की जरूरत है, रंग की जरूरत है। और वी शैल पेंट द पिक्चर विद ब्राइट कलर। हमें इस पिक्चर को ब्राइट कलर से पेंट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे पेंट करना एक काम है, जबकि यहाँ पे पेंट जो है वो उस वस्तु का नाम है जो कि दीवार पे लगाई जाएगी। तो यहाँ पे एज अ नाउन यूज हुआ है, यहाँ पे एज वर्ब यूज हुआ है। फ्लाई का है ए फ्लाई सिटिंग ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर एक फ्लाई यानी कि एक मक्खी बैठी है। तो यहाँ पे मक्खी जो है वो एक नाउन हो गया। और वर्ब की फॉर्म में हमने लिखा है कि बर्ड कैन फ्लाई हाई इन द स्काई। बर्ड्स जो होते हैं वो आसमान में ऊंचा उड़ सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लाई का मतलब उड़ना हो गया, जो कि एक वर्ब है। लास्ट है फेस। फेस का मतलब एज अ नाउन होता है चेहरा, जबकि एज अ वर्ब इसका मतलब होता है सामना करना। तो यहाँ पे हमने लिखा हिज फेस वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस। उसका जो चेहरा था वो खुशियों से भरा हुआ था। और एज अ वर्ब हमने लिखा वी मस्ट फेस आवर प्रॉब्लम्स विद करेज। हमें अपनी प्रॉब्लम्स का हिम्मत के साथ फेस करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने हर जो वर्ड्स दिए थे उसे एज अ वर्ब और एज अ नाउन दोनों तरीके से सेंटेंस में फ्रेम कर लिया। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। राइट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। यहाँ पे बच्चों हमें इन सारे वर्ड्स का अपोजिट लिखना है यानी कि विलोम शब्द लिखना है। और सारे ही अपोजिट वर्ड्स जो हैं वो एस से शुरू हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं।
लार्ज का अपोजिट स्मॉल होता है, वीक का अपोजिट स्ट्रॉन्ग होता है। एस पहले से लिखा था, स्ट्रॉन्ग लिख दिया हमने। फास्ट का स्लो होता है, रफ का स्मूथ होता है, डल का शाइनिंग होता है, कर्व्ड का स्ट्रेट, फिनिश का स्टार्ट, एडिशन के लिए सब्ट्रैक्शन, कॉम्प्लिकेटेड का अपोजिट सिंपल हो जाएगा, माइल्ड का अपोजिट सीवियर हो जाएगा। माइल्ड का मतलब होता है कोई चीज जो हल्की सी हो, जैसे मुझे माइल्ड फीवर है, लेकिन अगर मुझे ज्यादा होगा तो मैं बोलूंगी सीवियर। बहुत ज्यादा फीवर है, बहुत ज्यादा हेडेक है, तो हम सीवियर वर्ड बोलते हैं। ब्लंट का मतलब होता है कोई चीज जो कि ज्यादा नुकीली नहीं है, ज्यादा धार वाली नहीं है, और धार वाली चीज को हम बोलते हैं शार्प। तो आई होप आपको ये सारे वर्ड्स समझ में आ गए होंगे और आपको इन सबका अपोजिट पता चल गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमसे बोला है मेक सेंटेंसेस यूजिंग दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके हमें सेंटेंस बनाना है। दैट यू हैव रिटन इन द ब्लैंक, जो कि आपने ब्लैंक में लिखे हैं, यानी कि ये जो आंसर हमने भरे हैं ना, हमें इनको सेंटेंस में यूज करना है। राइट दैम इन योर नोटबुक, और हमें ये नोटबुक में करना है। तो चलिए देखते हैं कि हम इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं। हम इसका आंसर कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट वर्ड था स्मॉल, दिस इज अ स्मॉल बॉक्स, यानी कि ये एक बॉक्स जो है वो बहुत ही छोटा है। स्ट्रॉन्ग, शी इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है। स्लो, द टर्टल इज वेरी स्लो, जो टर्टल होता है वो बहुत ही स्लो होता है। स्मूथ, द टेबल हैज अ स्मूथ सरफेस, टेबल का जो सरफेस था बहुत ही स्मूथ था। शार्प, द नाइफ इज वेरी शार्प, जो चाकू है वो बहुत ही शार्प है। स्ट्रेट, प्लीज ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, कृपया एक स्ट्रेट लाइन खींचें। स्टार्ट, द रेस विल स्टार्ट सून, जो रेस है वो जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। सब्ट्रैक्शन, आई एम लर्निंग सब्ट्रैक्शन इन मैथ्स, में मैथ्स में भी सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस के क्वेश्चन सीख रहा हूँ। माइनस के क्वेश्चन को सब्ट्रैक्शन कहते हैं ना बच्चों। सिंपल, दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सीवियर, ही हैज अ सीवियर हेडेक, उसे बहुत ही जोरों से सर में दर्द हो रहा है। शार्प, द पेंसिल हैज अ शार्प पॉइंट, इस पेंसिल का जो पॉइंट है बहुत ही शार्प है। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर कर लिया। मैंने ये सेंटेंसेस बहुत ही सिंपल बनाए हैं ताकि आपको अच्छे से जल्दी से याद भी हो जाए। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है आप अपने स्कूल में एक छोटा सा ग्रुप बनाएं अपने फ्रेंड्स के साथ, और फिर उसके बाद इंग्लिश का कोई अल्फाबेट चूज करें, और ऐसी ही एक्सरसाइज जैसे ऊपर दी थी आप भी क्रिएट करें। जैसे यहाँ पे एस से सारे वर्ड्स थे ना, ऐसे ही आप भी कोई अल्फाबेट चूज कर सकते हो, जैसे एच चूज कर लिया आपने, और फिर आपने ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनाए जिनका सबका अपोजिट वर्ड एच आ रहा है, और फिर उन सारे अपोजिट वर्ड से आपने सेंटेंसेस बनाना है। तो ये आप अपने आप कर लेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ मिल करके आप खुद कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। बच्चों आगे दिया है विबग्योर। विबग्योर वो कलर्स होते हैं जो कि रेनबो में आते हैं। जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने आपको ये वर्ड बताया था विबग्योर। विबग्योर जो है ना एक आसान तरीका है रेनबो में आने वाले सारे के सारे जो 7 कलर हैं उनको नाम याद करने का। जैसे विबग्योर मैंने यहाँ पे लिख लिया, और आप देख सकते हैं वी फॉर वायलेट, पहला कलर जो होता है वायलेट होता है। दूसरा होता है इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। फिर यहाँ पे दिया है कि बारिश के बाद जो आसमान में वाटर ड्रॉप्स होती हैं, रेन ड्रॉपलेट्स होती हैं, जब उनमें से सनलाइट पास होती है तो जो लाइट है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, और इसी वजह से आपको ये रेनबो जो है वो आसमान में देखने को मिलता है। इसके बारे में हम आगे क्लासेस में जब हम बड़े हो जाएंगे तो और भी डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे कि रेनबो कैसे बनता है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमें दिया है द फॉलोइंग आइटम्स जनरली फाउंड इन किचन्स। यहाँ पे कुछ आइटम्स दिए हैं जो कि ज्यादातर किचन्स में ही मिलते हैं। एड कलर एंड टेस्ट टू द फूड, और जिसकी वजह से खाने में कलर आता है और टेस्ट आता है। व्हाट कलर आर दे, इनके क्या क्या रंग होते हैं हमें यहाँ पे लिखना है। राइट देम इन द कॉलम, इस कॉलम में लिखना है। व्हाट डू यू कॉल देम इन योर मदर टंग, और आप इस आइटम को अपनी मदर टंग में क्या बोलते हो यहाँ पे लिखना है। तो चलिए पढ़ते हैं और इसका आंसर करने की कोशिश करते हैं। बच्चों पहला वर्ड है क्लोव। क्लोव को हम लोग अपनी भाषा में लौंग कहते हैं। आप सबने लौंग तो अपने किचन में देखी ही होगी, और ये ब्राउन कलर की होती है, आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है सिनेमम, ये भी ब्राउन कलर की होती है, और इसे हिंदी में दालचीनी कहते हैं। इसके बाद है ड्राई चिली, ये रेड कलर की होती है, जब सूखी मिर्च होती है वो रेड कलर की होती है, और इसे हम अपनी भाषा में सूखी मिर्च कहते हैं। इसके बाद है गार्लिक, गार्लिक व्हाइट कलर का होता है, और हमारी भाषा में हम इसे लहसुन कहते हैं। नेक्स्ट है कड़ी लीव्स, कड़ी लीव्स को हम लोग अपनी भाषा में कड़ी पत्ता कहते हैं। अब क्योंकि पत्ते का कलर ग्रीन होता है तो इसका कलर भी ग्रीन ही होता है।
नेक्स्ट है पेपरकॉर्न्स, यानी कि काली मिर्च। और नाम से ही पता चल रहा है कि ये काली होती है, यानी कि ब्लैक होती है। इसके बाद है फेनल सीड्स, जिसे हिंदी में सौंफ कहते हैं, और ये ग्रीन कलर की होती है। बच्चों, इस वीडियो के बाद आप अपनी मम्मी से एक बार किचन में जाकर के इस सारे सामान को मांगना और देखना, और मम्मा से पूछना कि इन सारे शब्द, इन सारी चीजों को उनकी भाषा में या आपकी भाषा में क्या कहा जाता है। नेक्स्ट है क्यूमिन सीड्स, जिसे कि हम जीरा कहते हैं। ये ब्राउन कलर का होता है। लास्ट है मस्टर्ड सीड, यानी कि सरसों, राई भी बोलते हैं इसे। ये ब्लैक कलर की भी होती है बच्चों, और येलो कलर की भी होती है। तो हमने यहाँ पे दोनों नाम लिख लिए हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर जी में यहाँ पे कुछ फ्लावर पॉट्स के डिजाइन दे रखे हैं, और यहाँ पे हमें एक कलरलेस फ्लावर पॉट बना के दिया हुआ है, और हमसे बोला है कि ये जो कलरलेस फ्लावर पॉट है, हमें इसे डिजाइन करना है और इसमें सुंदर सुंदर कलर करने हैं। तो है बच्चों, यहाँ पे एग्जांपल्स देख करके यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने सुंदर सुंदर फ्लावर पॉट्स को डिजाइन किया हुआ है, कितने प्यारे कलर्स कर रखे हैं। तो आप इनको देख करके इस फ्लावर पॉट को बहुत ही सुंदर डिजाइन दे देंगे, और बहुत ही सुंदर सुंदर इसमें कलर्स भी कर देंगे। तो ये आपकी इमेजिनेशन पे मैं ये छोड़ देती हूँ। आई होप आपको कलर्स करने तो आते ही होंगे। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमें बोला है, डू यू नो दिस कलर कॉम्बिनेशंस, कलर विद इन द आउटलाइन एंड राइट द नेम ऑफ अ न्यू कलर। क्या आपको इन कलर कॉम्बिनेशन के बारे में पहले से पता था? मतलब जब दो कलर्स मिलते हैं तो एक तीसरा नया कलर बना लेते हैं। क्या आपको इन कॉम्बिनेशन के बारे में पहले से पता था? अगर आपको पता था तो आप इसका आंसर यस लिख देंगे। इसके बाद आपसे पूछा है कि रेड और अगर ब्लू को हम मिला दें तो कौन सा कलर बनेगा। तो बच्चों, अगर आप रेड और ब्लू कलर को मिलाएंगे तो पर्पल कलर बन जाता है। फिर यहाँ पे आपको ये जो स्प्लैश दे रखा है, इसमें आपको पर्पल कलर को फिल करना है। आई होप ये कलर तो आप कर ही लेंगे। नेक्स्ट है, अगर हम येलो और ब्लू को मिलाते हैं, येलो और ब्लू को मिलाने से ग्रीन कलर बनता है, तो आपको इस स्प्लैश के अंदर ग्रीन कलर करना है। नेक्स्ट है रेड और येलो, तो रेड और येलो को मिला करके ऑरेंज बनता है। आई होप आप इसमें ऑरेंज कलर फिल कर लेंगे। फिर इसके बाद है रेड और व्हाइट, रेड और व्हाइट को मिला करके पिंक कलर बनता है। वो जो रेड होता है वो लाइट हो जाता है और पिंक कलर बन जाता है। ऐसे रेड और ब्लैक को मिलाने से मरून हो जाता है, मरून कलर बनता है। ये जो रेड कलर होता है ये बहुत ही डार्क सा हो जाता है, मरून बन जाता है। और लास्ट है रेड येलो और ब्लू, जब हम रेड येलो और ब्लू कलर को मिलाते हैं तो वो ब्राउन कलर बन जाता है। आई होप बच्चों आपको ये कलर कॉम्बिनेशन समझ में आ गए होंगे, और अगर आपके पास कलर्स होंगे तो आप इनको ट्राई करके जरूर देखना। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमें बोला है, मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट। अलग अलग तरीके की जो बोट्स आती हैं, डिफरेंट टाइप्स की जो बोट्स आती हैं, हमें उनकी लिस्ट बनानी है, और फिर हमें उनकी पिक्चर को कलेक्ट करना है, उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करनी है और उनको लिखना है, और फिर वो प्रेजेंटेशन बना करके उनके बीच में क्या डिफरेंस है उसको बताना है। चलिए देखते हैं कि इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसका आंसर बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो टाइप्स ऑफ बोट्स होती हैं, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ बोट्स लिख दिए हैं। पहला है रो बोट, दूसरा है ये रो बोट है बच्चों, रो बोट नहीं है। फिर है मोटर बोट, इसके अलावा सेल बोट, फिर राफ्ट है, और फिर कैनोए है। तो यहाँ पे लिखा है हमने, रो बोट जो होती है वो एक छोटी सी बोट होती है, जिसको ओर्स की मदद से, ये जो ओर्स होते हैं ना, इनकी मदद से चलाया जाता है, और यूजुअली इसका इस्तेमाल फिशिंग के लिए या फिर लेक्स और रिवर्स के लिए, इस शॉर्ट ट्रिप्स के लिए किया जाता है। दूसरा है मोटर बोट, आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं मोटर बोट की। ये मोटर इंजन की हेल्प से चलती है। ये यूजुअली इन सबसे ज्यादा फास्ट होती है, और ज्यादातर इसका इस्तेमाल ट्रैवल करने के लिए, वाटर स्पोर्ट्स के लिए या फिर रेस्क्यू के लिए किया जाता है। अगर कोई बच्चा या अगर कोई इंसान डूब रहा है, किसी को रेस्क्यू करना है, तो उसके लिए मोटर बोट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये फास्ट होती है। नेक्स्ट है कैनोए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैनोए, ये एक पतली सी नैरो सी बोट होती है, जो कि पैडल की मदद से चलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे पैडल कहते हैं, और इसका इस्तेमाल यूजुअली एडवेंचर करने के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए होता है। जब आप रिवर में, लेक्स में कोई एडवेंचरस एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आप इस बोट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है सेल बोट, यहाँ पे आप सेल बोट देख सकते हैं। ये यूजुअली हवा की वजह से चलती है। इसमें ये जो सेल बंधी होती है ना, ये जो कपड़ा सा बंधा है, इसे सेल कहते हैं। तो जो सेल बंधी होती है, जब हवा इस पर लगती है तो ये हवा की हेल्प से फिर चलती है। यूजुअली इसका इस्तेमाल रेसिंग में किया जाता है, ट्रैवल करने के लिए किया जाता है, और फन राइड्स के लिए किया जाता है। और लास्ट यहाँ पे राफ्ट दिया हुआ है।
जो कि लॉग्स या प्लैंक से बनती है, लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं ना, उनसे बनी होती है। ये बहुत ही पुराने तरीके की बोट है और इसका इस्तेमाल रिवर पर फ्लोट करने के लिए किया जाता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। लास्ट में बच्चों हमें बोला है स्प्लिट द क्लास इनटू टू ग्रुप्स। क्लास को दो ग्रुप में कन्वर्ट कर दो। एक ग्रुप जो होगा वो ह्यूमन मेड थिंग्स के बारे में बताएगा, जैसे कि जो शिप्स हैं, ब्रिजेस हैं, जो इंसानों ने बनाए हैं, उन चीजों के बारे में बताएगा। जबकि जो दूसरा ग्रुप होगा वो नेचुरल चीजों के बारे में बताएगा, जैसे कि क्लाउड्स, रेनबो या और भी कुछ भी चीजें जो नेचर ने बनाई हैं। और फिर उनके सबके थॉट्स सुनो कि वो क्या क्या बता रहे हैं। तो आई होप बच्चों ये एक्टिविटी आप लोग अपने स्कूल में कर लेंगे। अपने क्लासमेट्स के साथ मिल करके आपको ये एक्टिविटी करनी है। और फिर लास्ट में हमें दिया है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं जो आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने एक स्पिनिंग डिस्क बनाई थी। इस तरीके की एक डिस्क थी, उसको उन्होंने 7 कलर से पेंट कर दिया था। रेनबो के जो 7 कलर्स होते हैं, उन रंगों को उन्होंने इस डिस्क में पेंट कर दिया था। और जब उन्होंने इस डिस्क को स्पिन किया तो उन्होंने देखा, उन्होंने ऐसा पाया कि उन्हें ना जब ये डिस्क घूम रहे थे तो उन्हें कलर्स नहीं दिख रहे थे, बल्कि उनकी आंखों को सिर्फ व्हाइट कलर दिख रहा था, सिर्फ व्हाइट लाइट दिख रहे थे। तो इससे ये पता चलता है कि जो 7 कलर्स हैं ये व्हाइट लाइट से मिलकर के बने होते हैं। मतलब जब व्हाइट लाइट को स्प्लिट किया जाता है तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। अगर आपको ये चीज पता थी तो आप यस लिख देंगे और अगर नहीं पता थी तो नो लिख देंगे। वैसे आगे बड़ी क्लासेस में चल करके आप इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए फिलहाल आप इतना ही जान लीजिए। और इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स करने आ गए होंगे और आपने जो भी पेंसिल वर्क था वो अच्छे से अपनी बुक में फिल कर लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई बच्चों तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपसे रिलेटेड हम जब भी कोई नई और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए, चाहे वो आपके किसी भी सब्जेक्ट की हो, किसी भी चैप्टर की हो, लेकिन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।